आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी। आज के इस लेक्चर में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, ठीक है, वन लाइनर के थ्रू। ठीक है, कोई आपको यहाँ पर ऑप्शन वाले झंझट हम रखने वाले नहीं है कि जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आप बताएंगे, फिर हम बताएंगे। वैसा कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आएगा, आंसर हम आपको बताते चलेंगे, उसी के थ्रू आपका रिवीजन होगा। काफ़ी शॉर्ट टाइमिंग के साथ हम इसको चलेंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। ठीक है, रिकॉल कर पाएंगे आप। तो इस क्लास को एंड तक देखेंगे आप। 1x 4x जितना पे करके देखना है, स्पीड बढ़ा करके जैसे भी देखना है, लेकिन देखें, एंड तक देखें। इससे पहले के जो लेक्चर आ चुके हैं उसके भी ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले वन शॉट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन शॉट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इस क्लास को करने से पहले, अगर आप देख करके आएंगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का ये पहला क्वेश्चन है कि द टर्म्स एस्टिमेशन रेफर्स टू। तो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? तो एस्टिमेट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल कॉस्ट, है ना। कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसका प्रोबेबल कॉस्ट क्या हो सकता है, वो उसको जो कैलकुलेशन करते हैं उसको हम लोग एस्टिमेट कहते हैं। एस्टिमेट बताना, है ना, एस्टिमेट करना। मोस्ट रिलायबल टाइप्स ऑफ एस्टिमेट क्या होता है? तो मोस्ट जो रिलायबल टाइप्स ऑफ एस्टिमेट होता है वो आपका होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट आपका मोस्ट रिलायबल होता है। इसके टाइप्स के बारे में ऑलरेडी चैप्टर जो वन शॉट है उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, डिटेल्स में पढ़ाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज बेस्ड ऑन। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो है वो बेस्ड होता है प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग के। ठीक है, प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग पे एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल्ड एस्टिमेट इंक्लूड। ठीक है, डिटेल एस्टिमेट इंक्लूड का होता है तो उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें आपका क्वांटिटी इंक्लूड होता है, क्वांटिटी प्लस में रेट और प्लस में आपका कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका डिटेल्ड एस्टिमेट इंक्लूड्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टेप इन एस्टिमेटिंग इज। फर्स्ट स्टेप क्या होगा ड्यूरिंग एस्टिमेटिंग? तो सबसे पहला तो ये है कि टेकिंग आउट क्वांटिटीज़ कितना है उसके बारे में पहले तो ये निकालना। ठीक है, तो टेकिंग आउट क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परसेंट ऑफ कॉन्टीजेंसीज इन एस्टिमेट। तो ये आपका 3 to 5% रहता है, 3 to 5%। ठीक है, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट इन अप्रॉक्स। तो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रॉक्स वैल्यू जो रहता है वो माना जाता है 1.5 से 2%, 1.5 से 2% के लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टूल्स एंड प्लेट चार्ज। टूल्स एंड प्लेट चार्ज के बारे में। और टूल्स एंड प्लेट चार्ज के लिए जो परसेंटेज रहता है वो 1-2% रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिवीजन ऑफ एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड व्हेन कॉस्ट एक्सीड। अब एस्टिमेट का रिवीजन कब रिक्वायर्ड होगा? जब कॉस्ट एक्सीड हो जाएगा। कितना? 5% से। ठीक है, 5% से आपका एक्सीड कर जाएगा तब उसमें रिवीजन होना ज़रूरी है एस्टिमेट के लिए। अगला क्वेश्चन है विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड एट द प्लानिंग स्टेज। तो प्लानिंग स्टेज पे क्या होता है? तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो होता है वो आपका प्लानिंग स्टेज पे होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूब रेट एस्टिमेट डिपेंड्स ऑन। क्यूब रेट एस्टिमेट डिपेंड्स किस पे करता है? तो ये आपका डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग पे। वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग पे ये डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज ऑल्सो कॉल्ड। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को हम लोग रफ एस्टिमेट भी कहते हैं, रफ एस्टिमेट भी कहते हैं, रफ एस्टिमेट भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बिल्डिंग इज टेकन एट। तो ये आपका प्लिंथ लेवल पे रिड्यूस्ड लेवल लिया जाता है। अगला है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो उसमें आपका ड्राइंग होता है, स्पेसिफिकेशन और कंडीशंस होता है। ठीक है, मस्टर रोल इज यूज फॉर। मस्टर रोल का यूज किस लिए करते हैं? तो मस्टर रोल को यूज किया जाता है लेबर पेमेंट के लिए। लेबर पेमेंट के लिए मस्टर रोल का यूज किया जाता है। कारपेट एरिया एक्सक्लूड किया जाता है वॉल्स में। कारपेट एरिया एक्सक्लूड किया जाएगा वॉल्स, इसका राइट आंसर वॉल्स हो जाएगा। अगला है प्लिंथ एरिया इंक्लूड होता है। प्लिंथ एरिया इंक्लूड होता है एरिया ऑफ वॉल। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल।
अगला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट टोटल हाइट ऑफ वन स्टोरी। वन स्टोरी का, एक स्टोरी का जो अप्रोक्सीमेट जो टोटल हाइट होता है वो आपका 3 m का होता है, यानी 3 मीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है द थंब रूल ऑफ अ ब्रिक वर्क क्वांटिटी इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में थंब रूल क्या होगा ब्रिक वर्क के लिए, तो 500 ब्रिक अप्रॉक्स आपका वो रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट कितना होगा, तो वो आपका होता है 1.54 इंटू वेट, वेट वॉल्यूम, ठीक है, वो आपका ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीपीसी इज मेजर्ड इन, तो डीपीसी मेजर्ड किस में होता है, तो डीपीसी आपका मेजर होता है मीटर स्क्वायर में, है ना। वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में, तो ये एरिया है, तो एक तरह का इसको हम लोग मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट लेकर के चलेंगे। इसी तरीके से ब्रिक वर्क को मेजर किया जाता है मीटर क्यूब में। कुछ हम लोग अभी यूनिट ही देखेंगे। पहले तो प्लास्टरिंग को मेजर भी किया जाता है किस में, तो प्लास्टरिंग को मेजर किया जाता है आपका मीटर स्क्वायर में। अगला है सेंटरिंग एंड शटरिंग जो होता है उसको मेजर किस में किया जाता है, तो उसका भी मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन कि अर्थवॉर्म इन एक्सिबिशन इज मेजर्ड इन, तो अर्थवर्क को जो होता है एक्सिबिशन के दरमियान उसको मेजर किस में किया जाएगा, तो उसका मेजरमेंट किया जाता है मीटर क्यूब में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि और हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है पेंटिंग से रिलेटेड, पेंटिंग ऑन स्टील, पेंटिंग ऑन स्टील इज मेजर्ड इन, पेंटिंग ऑफ स्टील किस में मेजर किया जाएगा, तो वो आपका मीटर स्क्वायर में किया जाएगा। वुडन वर्क का मेजरमेंट निकालना है और तो उसमें हम लोग मीटर क्यूब का लेकर के चलेंगे। स्टील रेंसफॉर्मेंट की बात करें, स्टील रेंसफॉर्मेंट इज मेजर्ड, इस स्टील के लिए हम लोग यूज करते हैं केजी और क्विंटल, है ना। क्विंटल बड़ा यूनिट है, केजी छोटा यूनिट है आपका। एक क्विंटल में आपका 100 kg होता है, ठीक है। अगला है द परसेंट ऑफ स्टील इन आरसीसी स्लैब, तो आरसीसी स्लैब में स्टील का परसेंटेज कितना होगा, तो वो आपका 0.7 से 1% के लगभग आपका होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, द परसेंट ऑफ स्टील इन आरसीसी बीम, द परसेंट ऑफ स्टील इन आरसीसी बीम में, आरसीसी बीम में जो स्टील का जो परसेंट होता है वो आपका 1 to 2% होता है। अभी हमने आरसीसी स्लैब में देखा था, तो स्लैब में आपका 0.7 से 1% है, लेकिन यही अब जब बीम में आते हैं तो बीम में आपका 1 to 2% होता है। द रेट ऑफ आइटम्स डिपेंड्स ऑन, देखिए आइटम्स का जो रेट है वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल आप परचेज करना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, या ज़रूरत है, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो, प्लस में लेबर, प्लस में ट्रांसपोर्टेशन, TNP जिसको कहेंगे, प्लस में ओवरहेड जो और भी एक्स्ट्रा जो खर्चे जो होते हैं वो, तो ये सबको मिला करके जो है आइटम्स का रेट डिसाइड किया जाता है और इस पर ये रेट डिपेंड करता भी है, ठीक है। द रेट एनालिसिस, अगला क्वेश्चन है द रेट एनालिसिस इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, तो रेट एनालिसिस करने से क्या मिलेगा, तो यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ अ वर्क, यूनिट कॉस्ट ऑफ अ वर्क मिलेगा, कैसे, रेट एनालिसिस करने से। अगला है स्लीवेज वैल्यू क्या होता है, तो स्लैवेज वैल्यू होता है जो है वो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू को स्लेवेज वैल्यू भी कर सकते हैं। स्क्रैप वैल्यू यूजुअली होता कितना है, तो 5 से 10% ऑफ द कॉस्ट होता है, 5 से 10% ऑफ द कॉस्ट आपका स्क्रैप वैल्यू होगा। अगला है डिप्रिसिएशन रिड्यूस करता है, तो देखिए डिप्रिसिएशन जो है रिड्यूस करेगा वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग विथ टाइम से, ठीक है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग विथ टाइम से आपका डिप्रिसिएशन रिड्यूस करता है। अगला है सिंकिंग फंड्स इज क्रिएटेड फॉर, तो सिंकिंग फंड जो होता है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए आपका सिंकिंग फंड होता है। सिंकिंग फंड आपका रिकंस्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग का, तो उसके लिए होता है। अगला है वुक वैल्यू क्या होता है, तो वुक वैल्यू में हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, तो ओरिजिनल कॉस्ट से, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ठीक है, ये इसके थ्रू आप लोग बुक का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला है कि अटेंडर क्या होगा, अटेंडर क्या होता है, टेंडर जो होता है, टेंडर, टेंडर की बात कर रहे हैं, जो सबसे लास्ट टॉपिक भी 1 शॉट में हमने पढ़ाया है, तो अगर नहीं देखा आपने 1 शॉट तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया, साथ साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा। टेंडर की बात करें तो ऑफर टू एग्जीक्यूट वर्क होता है, ठीक है,
ऑफ़र होता है एक तरह का, जो गवर्नमेंट या कोई भी संस्था कंपनी जो भी है वो ऑफ़र करती है एजुकेट करने के लिए उस वर्क को, और उसको फिनिश करना होता है उसे जो टाइम पीरियड या कंडीशंस जो भी होते हैं उसके अनुसार से। अर्नेस्ट मनी इज टू इंश्योर, अर्नेस्ट मनी जो होता है वो इंश्योर करता है कॉन्ट्रैक्टर की सीनियरिटी को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो है जो वर्क करवाएगा एग्जीक्यूट करेगा उसके सीनियरिटी को आपका इंश्योर करेगा अर्नेस्ट मनी। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इंश्योर क्या करेगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। आपको भी लगता होगा कि काम अगर टेंडर लेता है तो उसमें जो सिक्योरिटी मनी क्यों देना ज़रूरी है, तो सिक्योरिटी मनी से इंश्योर हो जाता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जो है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है उसके थ्रू, इसलिए वो लिया जाता है कि जिससे कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटीज या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सके। परफॉर्मेंस अगला है कि क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस इज वैल्यूएशन इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, तो वैल्यूएशन इज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग होता है प्रेजेंट वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगला है कि ग्रॉस इनकम क्या होगा, तो टोटल रेंट जो रिसीव हो रहा है वो आपका ग्रॉस इनकम होगा, टोटल जो रेंट रिसीव हो रहा है वो आपका ग्रॉस इनकम होगा। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम होता है कि ग्रॉस इनकम हो गया, और आउट गोइंग जो आपका, मान लीजिए बिजली बिल आपने फिल कर रहे हैं तो वही हो गया, वाटर का बिल हो रहा है तो वो आपका आउट गोइंग है। तो ग्रॉस इनकम जो आया था आपका जो टोटल रेंट, और उसमें से ये जो चीज़ें बड़ा फील किया जा रहा है खास करके जो रेंट बिल वगैरह जो है, तो वो को उसको जब हम लोग रिड्यूस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मिलेगा वो हमारा नेट इनकम मिलेगा। अगला है कैपिटलाइज वैल्यू की बात करें, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, तो कैपिटलाइज वैल्यू होता है आपका नेट इनकम बटा रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेट इनकम बटा रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल 50 क्वेश्चन आज करेंगे, तो कैपिटलाइज वैल्यू यहाँ तक हो गया। एनुअल श्रिंकेज फंड की बात कर लें, तो एनुअल श्रिंकेज फंड जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है फार्मूला और टेबल से, फार्मूला और टेबल से। ईयर परचेज क्या होता है, तो 1/रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका 1/रेट ऑफ इंटरेस्ट से ईयर परचेज हम लोग निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कैपिटलाइज वैल्यू होता है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है कैपिटलाइज वैल्यू होता है। अगला है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इन ए रेट एनालिसिस, तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को रेट एनालिसिस में क्या रखेगा, तो 10 to 15% का ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रेट एनालिसिस में होता है। अगला है कि द लाइफ ऑफ टेम्पोररी स्ट्रक्चर, तो जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो उसका लाइफ कितना हो, तो वो आपका 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर है। अगला और लास्ट आज का क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्योंकि 50 तक ही करना है, और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, अगला है कि रेंट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रेंट इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन, रेंट जो है आपका फिक्स किस पे होता है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। तभी तो आपका जो प्रॉफिट है, ग्रॉस इनकम जो है, नेट प्रॉफिट जो है, नेट इनकम भी है, ये कैसे आप निकाल पाएंगे जब आप रेंट फिक्स नहीं कर पाएंगे, तो कैसे आप हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसा लगा आज का ये क्लास आप लोग बताइएगा, और बिल्कुल इसी तरीके से शांतिपूर्वक आना है और क्लास करते चले जाना है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और जो प्लेलिस्ट को पहले से नहीं देख रखे हैं वन शॉट को ज़रूर देखें, और लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है। और ये जो वन लाइनर की क्लासेस जो आ रही है ये आपको कैसा लग रहा है, ये इसके बारे में भी कमेंट बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।